नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में आरपीएफ एसआई की परीक्षा संपन्न हुई है। तो इस परीक्षा में जो भी जीके जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए और आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है यह क्लास जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि कई बार देखा गया है कि आरपीएफ एसआई की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं या अन्य जितने भी रेलवे की भर्तियां होती हैं इनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हूबहू या थोड़े से चेंज करके आपके एनटीपीसी की परीक्षा में या ग्रुप डी की परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो इस लिहाज से यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एनटीपीसी की परीक्षा देने वाले हैं या आप ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा आज से। तो यह हमारा पार्ट 1 है आरपीएफ एसआई परीक्षा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज का। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 30 में यह बात कही गई है, अनुच्छेद 30 में यह बात कही गई है। क्या कही गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का उनको अधिकार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से रिलेटेड एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कहता है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनको अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। दोनों ही आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के यानी कि माइनॉरिटीज़ के अधिकारों से रिलेटेड हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने किस जगह पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, जनवरी 2024 के महीने में जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में जो कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है, यहीं पर हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 को लॉन्च किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता में ही आपको देखने को मिल जाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। इसके अलावा जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये जो है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? इसमें से वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में यानी कि हमारी पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 120, अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित आर्टिकल है। इसमें क्या बात कही गई है? तो इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में होने वाली जो कार्यवाही है वह सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी में होगी। इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संसद की जो कार्यवाही होगी वह सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी में होगी। यह बात आर्टिकल 120 में कही गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इचथीयोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। तो यह किस वंश से संबंधित है आपसे पूछा गया है?
तो जो इचथीयोफिस बेडडोमी है यह किस वंश से संबंधित है? पादहीन उभयचर। यह एक क्या है? तो यह एक पादहीन उभयचर है जो कृमि जैसा होता है और जो तैर सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसका वंश कौन सा है? तो पादहीन उभयचर की कैटेगरी में यह आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। इसमें से कौन एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसको मापा नहीं जा सकता है? तो इवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विकास। क्रम विकास क्या होता है? क्रम विकास एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रम विकास। क्रम विकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसको जो है इंग्लिश में इवोल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सभी ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और पहचान करनी है कि न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा इसमें से कौन सी होगी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे जो उपयुक्त परिभाषा है वह ऑप्शन ए में दी गई है। ऑप्शन ए में क्या बात कही गई है? किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ बल होगा, बाल की जगह बल होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किसी वस्तु का त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड नियम है, इसमें क्या बात कही गई है कि जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है यह बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को परिभाषित करता है। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है यह बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को परिभाषित करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? इल्तुतमिश के बारे में 3 कथन दिया गया है। इसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहला कथन क्या दिया गया है? इल्तुतमिश का जो विवाह है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। आप लोग याद रखिएगा, जो इल्तुतमिश है इसका जो विवाह है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? वह लाहौर का गवर्नर था। तो सेकंड कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है लाहौर का नहीं बल्कि बदायूं का गवर्नर था। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लाहौर की जगह वह बदायूं का गवर्नर था। तो सेकंड कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन क्या कहा गया है? उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो सी वाला भी कथन आपका सही हो जाएगा। जो इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। तो इसने जो है रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक भी बनती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसको इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो सी वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और आपका सी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे ए वाला कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? उस प्रकार के आपके वन की आपको पहचान करनी है जिसमें चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। स्पॉटेड इनको हिरण कहा जाता है। चित्तीदार हिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्पॉटेड। स्पॉटेड जो डियर हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है मुख्यतः पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। जो स्पॉटेड डियर हैं, जो चित्तीदार हिरण हैं, इनको जो है चीतल के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इनको जो है
चीतल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न आपके आरपीएफ एसआई की जो परीक्षा संपन्न हुई है हाल ही में, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग मैं आपसे 5 से 6 क्लास में जो है सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको कवर करवा दूंगा। सभी क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो क्लासेज होंगी आपकी आपके आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो इस क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्किप मत कीजिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। वहाबी आंदोलन का लीडर कौन था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद बरेलवी। इनका नाम आप याद रखिएगा। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था 1826 ईस्वी में। तो डेट को भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो वहाबी मूवमेंट था यह इस्लाम धर्म में जो है सुधार के लिए स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 10वां प्रश्न। वे छवियां जो एक पर्दे पर बनती हैं क्या कहलाती हैं। आपसे पूछा गया है कि जो छवियां पर्दे पर बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको जो है हम कहते हैं वास्तविक छवियां। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, रियल इमेज यानी कि वास्तविक छवियां इनको कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश में इनको हम बोल देंगे रियल इमेज और हिंदी में इनको बोल देंगे हम वास्तविक छवियां। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने थे आसिफ अली जरदारी। यहाँ पे जल नहीं जर होगा, जरदारी इनका नाम है। तो आसिफ अली जो जरदारी जो 14वें राष्ट्रपति बने थे मार्च में पाकिस्तान के, किसकी जगह पर ये बने थे आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आरिफ अलवी की जगह बने थे पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। इनका नाम था आसिफ अली जरदारी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आरिफ अलवी की जगह बने थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम आपको पहचानना है कि राष्ट्रकूट वंश की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं इनका आरोही क्रम आपको पहचानना है, सही आरोही क्रम। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम हो जाएगा पहले भुक्ति, विषय, फिर राष्ट्र। भुक्ति, विषय और राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जो राष्ट्र है यह सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राष्ट्र जो है सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। विषय जो है इसका उपखंड हुआ करता था और इसके बाद भुक्ति में ये इसको विभाजित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि इसमें से जो राष्ट्र था यह सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुक्ति, विषय और राष्ट्र। ये चीज आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए हमें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग को जवाब देना है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की क्या विशेषता है। इसको हम FRBMA एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद की के 2.3% की कमी करना, यानी कि 2.3% की कमी लाना है प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की कमी लाना, यह इसकी विशेषता है इस एक्ट की, इस कानून की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो एक्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इसको 5 जुलाई 2004 को लागू किया गया था। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
आर्टिकल जो 64 है इसमें क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो पीएम स्वनिधि योजना है इसको कोरोना काल में स्टार्ट किया गया था जून 2020 में। तो इसकी स्टार्टिंग की डेट आप याद कर लीजिएगा, जून 2020 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा 2023 जून में जो है इसको जो है 3 वर्ष पूरे हो गए, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जून 2023 में इसको जो है 3 वर्ष पूरे हो गए, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, यह जो रेहड़ी पटरी वाले कारोबारी हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत स्टार्ट की गई थी इस योजना को कोरोना काल में, ताकि उनको आर्थिक मदद कुछ मिल सके अपने व्यवसाय को स्थिर रखने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यह रेहड़ी पटरी के व्यापारियों के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी, पीएम स्वनिधि योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत जो है 10,000 रुपये का ऋण जो है मुहैया कराया जाता था, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा पीएम स्वनिधि योजना का जो क्रियान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता था? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसी के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता था, यानी कि इस योजना को शुरू किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो इसकी स्टार्टिंग की डेट आप याद रखिएगा, जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना को स्टार्ट किया गया था और इसके अंतर्गत जो है 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता था रेहड़ी पटरी वालों को। और इसके अलावा इस योजना को जो शुरू किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछा गया है। चींटी का जो डंक होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है यह अम्लीय होता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं लैक्टिक अम्ल। यह जो लैक्टिक अम्ल होता है यह दूध और अन्य जो दूध यानी कि दूध के उत्पाद होते हैं उनमें देखने को मिलता है लैक्टिक अम्ल, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो ऑक्जेलिक अम्ल है ऑप्शन बी वाला, यह आपको टमाटर में मिलेगा, पालक में मिलेगा, गोभी में मिलेगा, तो इन सब में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक नौपाषाण स्थल है जिसका नाम भिर्राना है, इस प्रकार से इसका नाम है भिर्राना। तो यह जो नौपाषाण स्थल भिर्राना है यह किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा, भिर्राना जो है एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल था जो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी उस समय? तो वह कौन सा राज्य समूह है जिसकी जनसंख्या 2011 में 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त जनसंख्या है वह 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। ये डेटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताया जा रहा है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? तो यूपी जो है टॉप पे था, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, आप लोग याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र था, फिर बिहार था, फिर पश्चिम बंगाल था और 5वें नंबर पे था आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। पहली सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, दूसरी महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे था जनसंख्या के मामले में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है?
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का यानी कि इन्फेक्शन का लक्षण नहीं है। तो उल्टी यानी कि जो आपको वोमिट होता है, जो उल्टी होती है, यह इसका लक्षण नहीं है। बाकी के तीनों, पेट में ऐंठन हो गया, प्रवाहिका को हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम डायरिया भी है। तो पेट में ऐंठन हो गया, डायरिया हो गया और बुखार हो गया, ये सभी साल्मोनेला संक्रमण के लक्षण है, लेकिन उल्टी जो है इसके लक्षणों में नहीं आता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो संक्रमण है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो हॉर्नबिल उत्सव है, जो हॉर्नबिल त्यौहार है, यह भारत में किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य में जो है प्रत्येक वर्ष 1 से लेके 10 दिसंबर तक, 1 से लेके 10 दिसंबर के मध्य यह हॉर्नबिल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो त्यौहार हॉर्नबिल त्यौहार है, इसको जो है त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया था? ये 2022 की करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम में 2022 तक की नियुक्ति से प्रश्न पूछा गया है आरपीएफ एसआई की परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, उस समय 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने चीफ आर्मी और ट्रेनिंग कमांड जो शिमला में स्थित है, इसका पदभार ग्रहण किया था। किसके स्थान पर? तो राज शुक्ला के स्थान पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस महल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के न्याय का जिक्र देखने को मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपको बताना है कि इन 3 प्रकार के न्याय का जो विचार है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हमारी जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार के जस्टिस यानी कि न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तथा यह जो न्याय का विचार है, इसको रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 शब्द और हैं, 3 आदर्श वाक्य और हैं, जिनको हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श से संबंधित जो विचार हैं, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से संबंधित जो विचार हैं, इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये भी करंट अफेयर्स 2024 फरवरी का प्रश्न है। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि फरवरी 2024 में, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इत्मीनान से पढ़िएगा इसको। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई थी उस समय? तो आप लोग याद रखिएगा, उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों के निर्माण के लिए जो है स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उपग्रहों के घटकों और उप प्रणालियों के निर्माण के लिए जो स्वचालित मार्ग है, उसके माध्यम से 100% की जो एफडीआई है, उसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दी थी फरवरी 2024 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं?
तो यहाँ पे CAG की बात हो रही है। तो आप लोग याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। इसके बारे में आप याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आपका आर्टिकल 148 है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे होंगे NTPC वाली, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब आसानी से दे पाएंगे। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। तो आप सभी लोगों को उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के नए CAG कौन नियुक्त किए गए हैं। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो आप लोग याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो होती है किसी देश की, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन का प्रमुख माप मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में जो है GDP के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर तक जो है पोस्ट मानसून ऋतु का अनुभव किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बारे में आपको याद रखना है, पोस्ट मानसून या इसको हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है और दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कह भी सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो पोस्ट मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी भी कह सकते हैं, या इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है यह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसको जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का जो ऋतु है इसको पोस्ट मानसून के कैटेगरी में रखा गया है IMD के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इससे जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जो है कांस्य पदक जीता था। तो आपको बताना है कि ये निशानेबाजी की जो जोड़ी है मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी की, इन्होंने जो है किस किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को हराकर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को हराकर। तथा आपको पता होगा हाल ही में मनु भाकर को जो है खेल रत्न पुरस्कार देने की बात कही गई, यानी कि मनु भाकर को जो है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। हाल ही में इनके नाम की घोषणा की गई है कि मनु भाकर के अलावा अन्य खिलाड़ी भी हैं, जैसे मनु भाकर हो गई, डी गुकेश हो गए, इसके अलावा अन्य खिलाड़ी भी हैं। टोटल 4 से 5 खिलाड़ी हैं। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की बात कही गई है। उन खिलाड़ियों में से एक नाम है मनु भाकर का। तो मनु भाकर को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो मनु भाकर हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि ये पेरिस ओलंपिक यानी कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे पहले इन्होंने 10 मीटर की जो पिस्टल वाली निशानेबाजी हुई थी उसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो एक ब्रॉन्ज हो गया, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके अलावा जो ये जोड़ी वाली है
मनु भाकर और सरबजोत सिंह की इन्होंने भी एक अब आगे चलकर कांस्य मेडल जीता था। तो टोटल जो है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इसमें से वह कौन सा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है। तो आप लोग याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे तौर पर गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो पीडीएस सिस्टम है, यह भारत सरकार का एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो है बहुत ही रियायती दामों पर जो है गेहूँ, चावल, चीनी, इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? यानी कि इसरो के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं को जो है इसरो का संस्थापक कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसके अलावा विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा जो इसरो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा इसरो का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 61 है, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 है, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से संबंधित जो प्रावधान है उनका जिक्र किया गया है। तो यह जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, इसको हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। और 30 प्रश्नों को जो हमने डिस्कस किया है, सभी प्रश्न आपके आरपीएफ एसआई 2024 की दिसंबर में जो परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों का आप ध्यान से तब तक देखिए, बाकी का सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।